हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की शुरुआत G7 कंट्रीज़ के द्वारा की गई थी। जनरली ये एक मीटिंग चल रही थी G7 कंट्रीज़ की, उसी में ये डिसाइड किया गया कि क्यों ना जो भी वर्ल्ड्स के टॉप मोस्ट डेवलप्ड नेशन है मिलकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण किया जाए। इन लोगों के द्वारा 1989 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का निर्माण किया गया। ये एक संस्था है जिसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है, और इसका जो सेक्रेटरियाट है वो भी पेरिस में ही है। वो एक वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बिल्डिंग है, उसी में है इसका भी हेड ऑफिस। तो इसका पर्पज़ क्या था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बनाने का क्या पर्पज़ था G7 कंट्रीज़ का। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को बनाने का यही पर्पज़ था कि जो भी कंट्रीज़ टेररिज्म, ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन देते हो या उनकी हेल्प करते हो, ऐसे कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक तरीके से चिन्हित करे, और इनको जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की दो लिस्ट है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, उसमें इन लोगों को लिस्टेड किया जाए। ये इसका प्राइमरी कंसर्न था। तो ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग कार्टेल या ड्रग सिंडिकेट के मीनेस को ख़त्म करने के लिए ये काम G7 कंट्रीज़ के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगर आज हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में टोटल 39 कंट्रीज़ हैं। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इसमें इंडिया भी एक मेंबर है इसका, पाकिस्तान भी मेंबर है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ के देश इसके मेंबर हैं। अमेरिका भी है, रशियन फेडरेशन भी है, चाइना भी है, तुर्की भी है, कनाडा भी है, फ्रांस भी है, और कई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बहुत सारे देश हैं। तो टोटल इनकी जो संख्या है वो 39 है। अब एक्चुअली में इसका मेन पर्पज़ क्या है? मेन पर्पज़ इसका ये है कि जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, उन सारे देशों को एक तरीके से चिन्हित किया जाए और उनको जो फंड मिलता है IMF से और वर्ल्ड बैंक से, वहाँ पे OECD जो है एक क्लेम करे कि ऐसे कंट्रीज़ में ड्रग कार्टेल और ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं। तो वो इन सिचुएशन में एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब देशों से इन लोगों को जो है एड नहीं मिलता है, या फिर जो बोलें ग्रांट नहीं मिलता है, या लाइन ऑफ क्रेडिट नहीं दिया जाता है। जैसे रिसेंटली जो है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है। पाकिस्तान के ऊपर यूएन का हमेशा से प्रेशर रहता है कि उनके यहाँ जो भी लश्कर तैयबा, जमात उद दावा या हाफिज़ सईद जैसे लोग जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, तो इनको वो लोग अरेस्ट करें। लेकिन पाकिस्तान इन लोगों की अरेस्टिंग करता है। एक उनके यहाँ एक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत, लेकिन टेररिज्म एक्ट के तहत उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया था। तो यूएन बार बार कहता है कि आप इन लोगों को टेररिज्म एक्ट के तहत अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, बट पाकिस्तान ये नहीं करता है। तो पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो मेंबर कंट्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है, और उनका कहना है कि अगर आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट नहीं होना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि वहाँ पे जो भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हों या फिर मनी लॉन्ड्रिंग्स का मैटर चल रहा हो, ये सब आप लोगों को ख़त्म करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब पाकिस्तान के ऊपर क्या दबाव पड़ रहा है, ग्रे लिस्ट का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? ग्रे लिस्ट में आने की वजह से उसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के लिए जो लोन देता है वो लोन नहीं देगा उसको। वर्ल्ड बैंक जो दुनिया में सबसे चीपेस्ट लोन देता है फॉर दी डेवलपमेंट पर्पज़, 1 या 2% पे ऐसे करके वो लोन देता है। उसका डिमार्केशन है कि अफ्रीका में कितना दिया जाए, कितने परसेंट पे, साउथ एशिया में, अंडर डेवलप्ड रीजन में कितना दिया जाए। तो अंडर डेवलप्ड जो भी रीजन रहता है उसमें ये सब जो लोन होते हैं ये बहुत सॉफ्ट आते हैं, और ये एक तरीके से टाइड लोन नहीं होते हैं, अनटाइड लोन होते हैं।
मतलब उसमें वहाँ की सरकार अपने हिसाब से डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए खर्च कर सकती है। बट अगर कोई भी देश जैसे पाकिस्तान हो गया, और इस समय तो तुर्की भी ग्रे लिस्ट में आ गया है, तो इन लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम फॉरेन एक्सचेंज की होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के समय, तो इनको आईएमएफ हेल्प नहीं करेगा। इनको कोई भी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट करना हो, अगर ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी हेल्प मांगते हैं, तो वर्ल्ड बैंक इनकी मदद नहीं करेगा। तो इसका रिपरकशन बहुत ज़्यादा होता है। अब ब्लैक लिस्ट की बात करें तो ब्लैक लिस्ट में ईरान और नॉर्थ कोरिया 2 ही देश हैं जिनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। इन कंट्रियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? इन कंट्रियों के ऊपर ये प्रभाव पड़ा कि नॉर्थ कोरिया एक तरीके से क्लोज्ड इकोनॉमी हो गई। कोई भी दुनिया का देश उनसे जो है व्यापार नहीं करता है। हालांकि वहाँ पे रसिया और चाइना है जो नॉर्थ कोरिया को बहुत ज़्यादा एक तरीके से हेल्प करते हैं। तो उसकी दूसरी वजह है, उसकी दूसरी वजह यूनाइटेड स्टेट का साउथ कोरिया और जापान में प्रेजेंट होना है, जिसकी वजह से रसिया और चाइना नॉर्थ कोरिया की हमेशा हेल्प करते हैं। बट अगर सारी चीज़ों के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो रोल रहा है वो काफ़ी हद तक बहुत शानदार रहा है। पाकिस्तान ने इंटरनल सिक्योरिटीज़ एक्ट या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है कई सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग में बताने के लिए कि आप लोगों ने जो भी हमको कहा है कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जो भी टेररिज्म का केस है, जो भी ड्रग कार्टेल या सिंडिकेट का केस है, उस पर हम लोग जो है एक्शन ले रहे हैं। तो आप कृपया अभी हम लोगों को आप ग्रे लिस्ट में ही रखिए, और ग्रे लिस्ट हम अभी और भी ज़्यादा सीरियस एक्शन लेंगे, क्योंकि हमें अभी बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क करने हैं। हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी जो है वो हो रहा है, वहाँ से भी लोन नहीं मिल रहा है, तो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई थी कि उसके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आने वाली थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तो सऊदी अरेबिया उसकी हेल्प के लिए आगे आया है और उसने हेल्प की है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अभी तक का जो रिस्पांस रहा है वर्ल्ड में पीस के लिए वो बहुत अच्छा रहा है, और इसको काफ़ी देशों का समर्थन भी मिल रहा है। थैंक यू।